ठीक है। हमें माइंड में क्या सोचना है, 5 क्वेश्चन आने हैं, 3 घंटे में लिखना है, ठीक है। यही हमारी टैक्टिक्स है ना, स्ट्रेटजी यही है। 5 क्वेश्चन के आंसर लिखना है हमें कितने घंटे में, मतलब हमारे पास टाइम क्या है, लिमिट, टाइम लिमिट दिया है। आंसर की भी लिमिट क्या है, 5 ही आंसर लिखने हैं, ठीक है। एक माइंड को पहले समझना है अच्छी तरीके से, इतनी बात समझ में आ रही है। अब हमें समझना है कि हमारे जो यूनिट वाइज है ना, यूनिट फर्स्ट मैंने कई बार पढ़ाई है, ठीक है ना, पढ़ाया हुआ है यूनिट फर्स्ट में मैंने क्या बताया आप लोग को, किसी ने, अच्छा पहली क्लास कौन ले रहा है, बिल्कुल पहली क्लास आप लोग ले रहे हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो यूनिट फर्स्ट में मैंने बताया कि क्या क्या है उस यूनिट फर्स्ट में, राजनीति विज्ञान की प्रगति है, क्षेत्र है, क्या है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या आता है, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, यही तो बोलते हैं ना, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं क्या, बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म, व्यवहारवाद को। तो ये छोटी छोटी सी बात है, ठीक है ना, सुना रहा है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। सो ट्राई करेंगे कि आप लोग को अपने माइंड में सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ जाएंगे, आगे बिल्कुल, ठीक है, क्लियर है। तो सिलेबस क्यों पता होना चाहिए बताओ, सिलेबस पता होगा तो आपको पता होगा कि मुझे कितना पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस क्या, एक बाउंड्री आपकी कि हाँ यहीं तक हमें जाना है, ठीक है। 5 आंसर लिखने हैं 3 घंटे में, और ये आपका पूरी बाउंड्री क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेबस। मान लो पूरा क्या है, सिलेबस है, उसमें से आपको केवल इतना सा पार्ट आपको यहां पर लिख के आना है, ठीक है। सिलेबस पता होना चाहिए। मैंने पहले ही बोला है कि दिस इज ए काइंड ऑफ मैराथन क्लास, जिसमें सब कुछ कवर किया जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। देखेंगे अच्छी तरीके से। फर्स्ट पेपर यूनिट फर्स्ट, क्या है इसमें, केवल जस्ट आपका एक इंट्रोडक्शन है पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। मतलब व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस क्या है, इसका क्या स्कोप क्या होगा, क्षेत्र और इसकी प्रगति, ये क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। समझेंगे अच्छी तरीके से। देखेंगे पहले हम लोग किसको देख रहे हैं, यूनिट फर्स्ट को। अच्छा आप लोग जितने भी लोग हो, कोई एक क्वेश्चन आप लोगों ने प्रिपेयर किया अच्छे से कि हाँ इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन अभी तक। मैं मानता हूं कि शायद 60-70% लोगों ने अभी तक नहीं कवर किया होगा। अब ये लास्ट के 2 महीने बचे हैं जिसमें आप सब लोग सोचेंगे कि हमें लिखना है, ठीक है। मैं बताता हूं, एक क्वेश्चन लेता हूं, फिर मैं बताता हूं कैसे उसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि हम सब क्वेश्चन लेंगे पूरे 5 यूनिट तक के, सबके आंसर देखेंगे, सबका कंटेंट देखेंगे, कैसे आंसर लिखना है वो देखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आइए देखते हैं। जैसे हमने पहला यूनिट में क्या है, मैंने आपको सिलेबस क्या बताया, पहले क्या पता होना चाहिए, सिलेबस। सिलेबस मतलब आपकी बाउंड्री, इसके आगे आपको कवर नहीं करना है, आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ना है इसमें, आपको इसमें कुछ ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, इसमें केवल क्या पढ़ना है, आपका बीए प्रथम वर्ष का सिलेबस की चीज ही पढ़ना है। ये बात समझ में आ रही है। पहली यूनिट ही देखना है कि पहली यूनिट में आपके क्वेश्चंस का जो मतलब जो सिलेबस है उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होंगे जो बार बार रिपीट होते हैं। आप देखोगे यदि जो 2022 में क्वेश्चन आया है तो वो हो सकता है 2025 में आ जाए, या जो 2023 में आया है वो आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो एग्जाम है वो बहुत ही क्या है, उसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है, उसको आप पहचान सकते हो कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है। क्लियर है, कोई डरने वाली बात इसमें, क्या माइंडसेट लग रहा है कि बहुत कठिन होने वाला है, बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि हमें पता है, यदि मुझे पता है कि ये चीज आ सकती है, मैं इसको प्रेडिक्ट कर सकता हूं, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हो ना। जैसे मान लो कि सिंपल चीज है, जैसे मैं कह दूं कि क्या आने वाली है, बारिश होने वाली है, बादल दिख रहे हैं, तो क्या करोगे आप, तो जो भी कपड़े पड़े आपके छतों में रहते हैं आप क्या कर लेते हो, पहले से उठा लेते हो। यदि मम्मी ने कह देते हैं गेहूं ऊपर रखे हैं तो वो भी उठा लेती हैं, तैयारी पहले से कर लेती हैं। तो इसी तरह सेम यदि हमें पता है कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सिलेबस है, तो उसकी तैयारी हम बहुत पहले से कर सकते हैं।
समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्लियर है? ये माइंडसेट समझ में आ रहा है ना? माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। इसीलिए मैं बताने से पहले, सब कुछ कंटेंट बताने से पहले मैं आपको माइंडसेट तैयार कर रहा हूं कि कैसे आपको समझना है। क्लियर? तो यूनिट फर्स्ट में हम लोग क्या समझ रहे हैं? यूनिट फर्स्ट में हम लोग समझ रहे हैं कि पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए। कोई बच्चा मुझे बताए सिलेबस क्या होता है? ठीक है ना? देखो, इसमें मेनली क्या देखना है? 3 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन? इन 3 क्वेश्चन को ही आपको प्रिपेयर करना है। इन 3 क्वेश्चन के आंसर आपको तैयार करना है यूनिट फर्स्ट में। सिलेबस बता देता हूं फिर से अच्छी तरीके से। पहले होगा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र का परिचय। उस परिचय के अंदर क्या होगा कि उसके बारे में पूछेंगे क्या है, फिर कहेंगे इसकी प्रकृति क्या होती है, इसका क्षेत्र क्या होता है, इसके अप्रोचेज क्या होंगे। अप्रोचेज मतलब हाँ उपागम, हिंदी बोलते हैं, बट आप कह सकते हो कि उपागम शब्द किसी को समझ में आता है उपागम होता क्या है? नहीं वो पता रहता ना। अब कोई बच्चा है 5 दिन पहले पढ़ेगा, उससे कहा जाए कि तुम्हें राजनीतिक शास्त्र का उपागम बताना है, वो कहेगा कि मुझे उपागम उपागम कुछ नहीं आता, मुझे ये बताया कि राजनीतिक शास्त्र क्या होती है। तो शब्दों से आपको समझना होगा। अप्रोच मतलब आपका कैसे आप उसको बता रहे हो ना, उसका अप्रोच क्या होगा। उसका अप्रोच क्या हिस्टोरिकल होगा, कि इतिहास की बातें जोड़ेगा उसमें, कि उसमें लॉ की बातें जोड़ेगा, कि उसकी दार्शनिक बातें जोड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति है बहुत दर्शन शास्त्र की बात कर रहा है कि ऐसा होना चाहिए, सत्य ऐसा होना चाहिए, राज्य ऐसा होना चाहिए, तो मतलब वो कैसा अप्रोच है उसका माइंडसेट? ट्रेडिशनल के साथ फिलोसफिकल है। कौन सा है? दर्शन शास्त्र वाला है। अप्रोच आप कैसे किसी चीज को बताते हो, प्रेजेंट करते हो। यदि आपका आधार फिलोसफिकल है तो वो अप्रोच क्या होगा? फिलोसफिकल होगा। वो क्या है आपका? उपागम। तो क्वेश्चन आ जाएगा सिलेबस के साथ। पहले इंट्रोडक्शन पॉलिटिकल साइंस का, अप्रोचेज। अप्रोचेज का मतलब समझ में आया आपको? मतलब उपागम। अप्रोच का मतलब कि किस आप जो बता रहे हो ना, उसका आपका आधार क्या है, किस आधार पे बता रहे हो। आप इतिहास के आधार पे बता रहे हो तो कौन सा अप्रोच हो गया? ऐतिहासिक। यदि आप दर्शन शास्त्र के आधार पे बता रहे हो तो कौन सा अप्रोच हो गया? दार्शनिक। यदि आप बता रहे हो कि आपका विधि लॉ के अकॉर्डिंग बता रहे हो, कि लॉ वाली चीज बता रहे हो, तो कैसा हो गया? विधि वाला अप्रोच। क्लियर है? उपागम क्लियर है? तो ये भी आ जाता है। तो समझने वाली बात यह है कि क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए इनकी कीवर्ड क्या होना, पता चलना चाहिए कीवर्ड मतलब मेन वर्ड का मतलब क्या है। जब आपको पता चलेगा कि इस शब्द का यह मतलब है, तब आप उस शब्द को अच्छे से लिख पाओगे ना। आपको पता ही नहीं है कि उपागम का मतलब क्या होता है, तो क्या उपागम के बारे में बता पाओगे? मेरी बात क्लियर है? इस क्लास में इस क्लास को हम स्टार्ट करने से पहले क्या लिखा गया था कि कॉन्सेप्ट पर भी क्लियर मतलब अच्छी तरीके से चर्चा होगी, और चर्चा यह भी होगी कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आंसर लिखे जाएंगे, और क्या क्या कंटेंट होना चाहिए एक अच्छे आंसर के लिए। बात मेरी क्लियर है? फिर इसका क्या होगा? नेचर, प्रकृति और क्षेत्र। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? ये क्या है आपका फर्स्ट पेपर का आपका छोटा सा आपका मैं समरी वाइज में इसका सिलेबस मैंने बता दिया कि ये सिलेबस है यूनिट फर्स्ट का। अब इसके अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं, 6-7 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जो कि मैंने 10 साल के जो पिछले सालों में क्वेश्चन आए हैं उसके आधार पर बता रहा हूं। क्वेश्चन कैसे आएगा समझिएगा। क्वेश्चन आएगा राजनीतिक शास्त्र क्या है, इसके क्षेत्र के बारे में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन आएगा राजनीतिक शास्त्र क्या है, इसकी प्रकृति के बारे में बताइए। क्वेश्चन आएगा राजनीतिक शास्त्र के परंपरागत उपागमों का विश्लेषण कीजिए या इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। द सेम आई कैन से इंग्लिश में कि जो इसके ट्रेडिशनल अप्रोच हैं पॉलिटिकल साइंस के, उसके बारे में क्या करिए? एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन आएगा, समझते जाएंगे। आपके पास सबके पास अनसॉल्व्ड है ना, सबके पास वो है ना कि कैसे क्वेश्चन आते हैं लास्ट ईयर में। तो पॉलिटिकल साइंस क्या है, इसका स्कोप मतलब क्षेत्र, प्रकृति क्या है। कोई क्वेश्चन आ गया परंपरागत उपागम बताओ, क्वेश्चन आ गया आधुनिक उपागम बताओ। ठीक है ना? तो क्वेश्चन फिर क्या आ रहा है? व्यवहारवाद से आप क्या समझते हो। क्वेश्चन आ गया उत्तर व्यवहारवाद से आप क्या समझते हो। मेरी बात क्लियर है? तो इस तरह के टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके यूनिट फर्स्ट में।
लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन तो 6-7 टाइप के हैं, लेकिन आपको प्रिपेयर करने हैं इस यूनिट में केवल 2 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? क्वेश्चन कोई भी आएगा, कंटेंट वही रहेगा। कैसे देखेंगे, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं कि 6-7 प्रकार के यदि क्वेश्चन आ रहे हैं, यदि एक क्वेश्चन उस प्रकार का आया तो आंसर लिख देंगे, क्योंकि आपने रट के गए हो। आपका माइंड ने क्या काम किया कि प्रगति क्षेत्र है तो प्रगति क्षेत्र का के बारे में जो आपने बुक में पढ़ा या जो आपने डी सीरीज में पढ़ा, यदि वो कंटेंट आपका तैयार है, अब वो क्वेश्चन आया तब लिख पाओगे। जैसे ही क्वेश्चन उल्टा आ गया, कुछ बदल के दे दिया कि राजनीति शास्त्र के क्या कह दिया उसने, परंपरागत उपागम के बारे में बताइए। आपने प्रिपेयर क्या किया था? प्रगति और क्षेत्र। आपने परंपरागत उपागम नहीं प्रिपेयर किया था। तो क्या करोगे एग्जाम के दौरान? आप एग्जाम के दौरान स्ट्रेस में आ जाओगे। आपको लगेगा क्या क्वेश्चन आ गया, ये तो मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया था। लेकिन इसीलिए ये क्लास रखी गई कि क्वेश्चन कितने भी टाइप का आ जाए, तैयार हमें ऐसे आंसर करने हैं जो सब कुछ आ जाए उसमें, ठीक है। कैसे देखेंगे, यहां तक क्लियर है बात? पहले यूनिट समझ में आ गई क्या है इसमें, किस तरह के टाइप के क्वेश्चन आते हैं? क्लियर? क्लियर है ना? कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या इसका सिलेबस है, क्या करना है, ठीक है ना। अब समझिए, मान लेते हैं 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। कितना क्वेश्चन? हर यूनिट में केवल 2 क्वेश्चन के आंसर तैयार करने हैं। कितने? इससे अलावा कुछ नहीं तैयार करने। मतलब 10 आंसर आप तैयार करेंगे, उसमें 5 आंसर ही आपको वहां पर प्रेजेंट करने हैं। वो आएंगे ही आएंगे। कैसे, बस इस क्लास में देखेंगे आप, ठीक। क्वेश्चन आ गया, मैं क्वेश्चन लेता हूं यूनिट फर्स्ट का ही। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही सबको? किसी और कोई दिक्कत? ठीक है, देखेंगे। मैंने क्वेश्चन ले लिया कि राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र क्या है, ठीक है। इसके परंपरागत उपागमों की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन है। व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, डिस्कस इट्स ट्रेडिशनल अप्रोचेस, ठीक है। राजनीति शास्त्र क्या है? अच्छा, आप लोग में से सब लोगों ने प्रिपेयर किया होगा ना, ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा ना क्लास में, कभी पढ़ा होगा। क्या है, ठीक है ना। इसके परंपरागत, चाहे क्वेश्चन ये आ जाए परंपरागत उपागम, चाहे ये क्वेश्चन एक टाइप का आ गया, चाहे क्वेश्चन ये आ जाए और राजनीति शास्त्र की प्रगति, ठीक है। चाहे क्वेश्चन ये आ जाए कि प्रगति, ठीक है ना। आपको लग रहा होगा ना कि 2 अलग अलग क्वेश्चन है, माइंड में तो यही आ रहा है ना कि एक तरफ तो परंपरागत उपागम बता रहे हैं, एक तरफ प्रगति बता रहे हैं। और मैं कह दूं कि ये क्वेश्चन, ये जो पहला वाला क्वेश्चन है ना, ये दूसरे का क्या है, छोटा भाई है। कैसे? क्योंकि ये एक बड़ा क्वेश्चन है जिसके अंदर, प्रकृति के अंदर ही परंपरागत आ जाता है। कैसे, यही समझना है। इस क्लास का उद्देश्य क्या है? क्लास का उद्देश्य क्या है कि आप अच्छे आंसर लिख करके आओ। क्वेश्चन कैसा भी आए वहां पर स्ट्रेस नहीं फील करना है। क्लियर? प्रकृति में क्या होता है? राजनीति शास्त्र की प्रकृति क्या है? कला भी है और क्या है, विज्ञान भी है। कला के अंदर क्या क्या आता है? आपके 8 सब्जेक्ट होते हैं ना, बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहे हो ना, बैचलर ऑफ आर्ट्स में क्या होता है? आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, फिर ज्योग्राफी होता है, फिलॉसफी होता है, लॉ होते हैं, यही तो होता है ना। बात क्लियर है? तो ये सब क्या है? परंपरागत चीजें तो है। सब आर्ट्स क्या है अभी भी? परंपरागत। अब बताओ आ गया कि नहीं आ गया? परंपरागत उपागम, ट्रेडिशनल अप्रोच। जब भी हम फिलॉसफी की बात करेंगे, आर्ट में आ रहा है, प्रगति में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रगति 2 टाइप की, आर्ट और साइंस। अब आर्ट की जो भी बात करेंगे वो किस में आ जाएगा? परंपरागत उपागम में। अब बताओ, कह रहा था ना मैं, ये है 2 अलग अलग क्वेश्चन, लेकिन एक प्रिपेयर करेंगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। लेकिन ये कोई हमें बताता नहीं है। क्यों हम इतना एफर्ट डालें? क्यों हम 7-7 क्वेश्चन को रटें जब हमें पता है कि 2 क्वेश्चन प्रिपेयर करके हम सब आंसर लिख सकते हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? तो
प्रकृति। तो प्रकृति के अंदर क्या होता है? आर्ट और साइंस। किसी भी ह्यूमन नेचर की भी ना दो टाइप की नेचर होता है, या तो वो आर्ट वाला होगा या साइंस वाला होगा, या दोनों हो सकता है। तो राजनीति शास्त्र की प्रकृति क्या है? आर्ट भी है और साइंस भी है, कला भी है और विज्ञान भी है। कला के अंदर आपके आर्ट सब्जेक्ट में क्या क्या आते हैं बताया मैंने, बस सब कुछ आते हैं। देखो कहीं से पढ़ना नहीं है कि आर्ट्स क्या होता है, आप खुद देख लो ना कि बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहे हो तो क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, बस यही बताना है उसका कि पॉलिटिकल साइंस का कैसे सोशियोलॉजी से संबंध है, पॉलिटिकल साइंस का हिस्ट्री से क्या संबंध है, पॉलिटिकल साइंस का फिलॉसफी से क्या संबंध है, तो वो बताओगे कि ये इस तरह से संबंध है, इसलिए इसका ये नेचर है। यदि मैं किसी चीज को किसी संबंध रखूंगा तो मेरा नेचर होगा कि नहीं होगा? यदि मैं सुबह उठ करके आऊंगा क्लास पढ़ने वाला तो क्या होगा कि ये सुबह उठ करके पढ़ने वाला व्यक्ति है। समझ में आ रहा है? इसकी प्रकृति ऐसी है, सुबह उठ करके पढ़ता है। मेरी बात क्लियर है? यदि वो फिलॉसफी से लिंक होगी तो बोलेंगे कि इसका नेचर क्या है? फिलॉसफी वाला भी है, इसका नेचर ये भी है। और परंपरागत उपागम, देखो दो क्वेश्चन है, लेकिन मैंने क्या कहा, एक क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे जिसमें 3-4 क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये दो क्वेश्चन मुझे अलग अलग प्रिपेयर करने हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? परंपरागत उपागम क्या होता है? ट्रेडिशनल अप्रोच। कहते जो भी ट्रेडिशनल की बात करे, पुराने समय की बात करे, पुराना बात करे, तो क्या होगा? ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या जानते हैं हम लोग? साइंटिफिक नहीं जानते हैं ना। अब देखिए यहां तक क्लियर हो गया कि राजनीति शास्त्र की प्रगति में क्या हम डिस्कस करेंगे? आर्ट्स और साइंस। आर्ट में क्या क्या जो भी इससे इसका रिलेशन है। क्लियर मेरी बात? यहां तक क्लियर है? साइंस में हमने क्या बात की थी कि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध होता है, जितने भी विचारक हैं अमेरिका में बैठे, जैसे मैंने बताया था आर्थर बेंटली, चार्ल्स मैरियम, ठीक है ना, और डेविड ईस्टन, इनका मानना था कि राजनीति शास्त्र का उद्देश्य तो है समाज कल्याण, राज कल्याण, मानव कल्याण। यदि ये है तो युद्ध क्यों हुआ? यदि युद्ध हुआ तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं राजनीति शास्त्र का जो ऑब्जेक्टिव था, जो उद्देश्य था, उसमें कहीं ना कहीं पतन हुआ है, कहीं ना कहीं उसका दिक्कत आई उसमें। उसने सोचा, उन्होंने माना कि अभी तक हम लोग किस पे चर्चा कर रहे थे? आर्ट्स पर ही। किस पे चर्चा कर रहे थे? जिसमें मूल्यों की बात हो रही थी। बात हो रही थी कि मूल्यों पर चर्चा की जाएगी। तो प्रकृति कैसी थी? मूल्य, वैल्यूज, कि ऐसा होना चाहिए, राज्य में ऐसे नियम बनने चाहिए। मेरी बात क्लियर है? यस या नो? ठीक है, देख रहे हो परंपरागत में, तो परंपरागत किस पे बेस्ड था? मूल्य पर। किस पर? मूल्य मतलब वैल्यूज, कि हमारे अंदर ये वैल्यूज होनी चाहिए। वैल्यूज कहते हैं ना, अच्छी वैल्यूज। और वैल्यू क्या होती है? जिसमें हम लोग सुझाव देते हैं, सजेशन देते हैं कि ऐसा करना चाहिए। बात क्लियर है? यस या नो? परंपरागत में क्या क्या बात मैं कर रहा हूं ना, कि इसमें कैसा अप्रोच होगा? हिस्टोरिकल, मतलब ऐतिहासिक। परंपरा में हमेशा क्या होता है? कोई भी रीति रिवाज क्या है? परंपरा ही तो है। और रीति रिवाज क्या मॉडर्न होती है क्या, कि तुरंत आ जाएगी अपने आप कि चलो आज से ये रीति रिवाज हो जाएगी? नहीं, हम लोग क्या उठाते हैं, यदि हमें होली मनाते हैं तो आने वाले 14 मार्च से नहीं बनाएंगे। उसका क्या है? इतिहास है, हर साल से मनाई जा रही है, बहुत पिछले साल से मनाई जा रही है, तो क्या है? परंपरा है। तो क्या है इसका? हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। तो इसमें किसने किसने बताया है? अब जैसे मान लो परंपरागत उपागम का आंसर लिखना है अपने को, या इसका आंसर लिखना है, तो आपके माइंड में क्या आ रहा है कि पहले तो हमें इसका कीवर्ड का मतलब पता चल जाए कि प्रकृति का मतलब होता क्या है। यदि आपको पहले मैंने क्या बताया कि शब्द का अर्थ पता होगा तो आप आंसर लिख पाओगे। यदि आपको पता है कि कॉलेज में क्या होता है और स्कूल में क्या होता है, आपको पता है यदि कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो वहां पर जो ग्रेजुएशन के बच्चे पढ़ेंगे, यदि स्कूल है तो 12 तक बच्चे पढ़ेंगे। शब्द का यदि अर्थ पता है तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और जहां कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप आंसर लिखना स्टार्ट कर दोगे। मेरी बात क्लियर है? ठीक है, तो परंपरागत का मतलब समझ में आ गया और प्रकृति का मतलब भी समझ में आ गया। और यह भी समझ में आ गया कि यदि प्रकृति का क्वेश्चन आता है तो भी हम कर पाएंगे, और परंपरागत क्वेश्चन भी आ गया तो भी हम कर पाएंगे। कोई दिक्कत? अब देखेंगे
जैसे मान लेते हैं, पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूं, परंपरागत उपागम को हमें एक अच्छा आंसर लिखना है, इसका एक बेहतरीन आंसर लिखना है, और ऐसा आंसर लिखना है जो सबसे अलग हो, ये थोड़ा सा दूसरों के मुताबिक या दूसरों के यदि तुलना करें तो अलग से आंसर देखे। कैसे देखेंगे? यहां तक बात क्लियर है कि यदि ये क्वेश्चन आएगा तो भी कर पाओगे, यदि ये क्वेश्चन आएगा तो भी कर पाओगे। परंपरागत में क्या क्या आता है? हिस्ट्री वाली बात आ जाएगी, ठीक है ना, हिस्टोरिकल आएगी चीज, परंपरा। और क्या क्या आ सकते हैं? फिलॉसफी वाली बात भी आ सकती है कि इसका फिलॉसफी से रिलेशन है। फिर मानव विज्ञान, जिसे हम लोग एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, जब भी हम पढ़ते हैं ना कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है। यह सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र, समाज के नियम कानून, तो सब क्या हो गया? परंपरागत अप्रोचेज। और यही चीज को आपको दूसरे शब्दों में लिख देना है, प्रकृति में भी ये कला संबंध है इसका। क्लियर है? देख लो, कोई दिक्कत है? तो अलग अलग क्वेश्चन ना, अभी तक सब लोग अलग अलग प्रिपेयर कर रहे होंगे, उसको भी और इसको भी। यहां तक बात क्लियर है? अब आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, परंपरागत उपागम, या प्रकृति ले लेते हैं, कोई भी, ठीक है, कोई भी, जो भी आपका मन करे। देखो मैं क्या बता रहा हूं, यूनिट फर्स्ट, सिलेबस आपको बता दिया है, सिलेबस पता होना चाहिए। मैं बार बार इसको रिवाइज कराता रहूंगा पूरी क्लास में। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में जाना चाहिए कि हमें क्या प्रिपेयर करना है, कितना प्रिपेयर करना है, कैसे करना है, क्या कंटेंट होना चाहिए, कैसे आंसर लिखना है। यही हमारी महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए आने वाले 2 महीने तक, क्योंकि आपको वहां पर केवल 5 आंसर ही लिखने हैं, कुछ और नहीं लिखने 50 आंसर, ठीक है? पता होना चाहिए सिलेबस। मैंने कहा 3 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं केवल, या 2। पहला, राजनीतिक शास्त्र क्या है, उसकी प्रकृति और क्षेत्र, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है, व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है? या मैं कह दूं केवल एक ही प्रिपेयर कर दो, ये भी छोड़ दो, बताता हूं कैसे, ठीक है ना? अब बताओ, अब एक ही क्वेश्चन प्रिपेयर करना है और एक ही क्वेश्चन से आपकी यूनिट फर्स्ट हो जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है? कैसे? यही चीज लेता हूं जिससे कि आपको बर्डन खत्म हो जाएगा कि नहीं मुझे इस यूनिट के 6 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, ये 7 करने हैं, अब एक ही करना है और उसी एक में ही आना है, उसी एक को बदल बदल के बोल देंगे, ठीक है ना? यदि बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूं, कह देंगे कि आपको अपने परिवार के बारे में बताना है, आप बताओगे, आपसे कह देंगे अच्छा परिवार के बारे में, अच्छा अपने पापा जी के बारे में बताइए, फादर के बारे में बताइए, तो फादर के बारे में भी पता होना चाहिए आपको। यदि कह देंगे चलो ठीक है अपने छोटे भाई के बारे में बताओ, तो भी पता होना चाहिए। यदि हमने फैमिली वाला फैमिली को पूरी तरह तैयार कर लिया, या फैमिली के बारे में सबको जानते हैं, सबके बारे में जानते हैं, तो क्या फिर हमें अलग अलग प्रिपेयर करना पड़ेगा क्या सबको? एक सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं, क्या करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा ना। तो वही चीज है, देखेंगे कि प्रगति और क्षेत्र क्या है, इसका क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन यही है, बस इतना ही तैयार करना है, बताता हूं। प्रकृति व क्षेत्र। प्रकृति मैंने बताया, प्रकृति में क्या आएगा? नेचर क्या होता है? कला या विज्ञान होगा, इसके अलावा भी कोई नहीं है। या तो कुछ लोग कलाकार होते हैं, कुछ लोग होते हैं वैज्ञानिक वाले होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यदि आप कोई चीज सीख रहे हैं और सीख के आपके अंदर एक कौशल आ गया, स्किल आ गया, वो क्या कला है? हिस्ट्री कला का सब्जेक्ट है, आपका सोशियोलॉजी कला का है। तो प्रकृति आती है, तो प्रकृति में आप क्या लिखोगे कि राजनीतिक शास्त्र का क्या है? कला और विज्ञान है। ये क्लियर होनी चाहिए, क्लियर? अब समझेंगे। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन आ जाता है क्या? व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं? आपको लग रहा होगा व्यवहारवाद एक नया कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसकी प्रकृति में ही विज्ञान वाली प्रकृति में है। किसमें है? विज्ञान वाली प्रकृति में। विज्ञान से किसका संबंध है? व्यवहारवाद का संबंध किससे? विज्ञान से है। या विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान की जो प्रकृति वैज्ञानिक है वही क्या है? व्यवहारवाद है। वही क्या है? ठीक है ना? कैसे देखेंगे अच्छी तरीके से। जैसे क्वेश्चन आ गया कि अभी तक मैं क्या बोल रहा हूं, छोटे छोटे क्वेश्चन को समझा रहा हूं, उसके कीवर्ड, उसके बाद हम एक आंसर लिखेंगे, ठीक है ना?
व्यवहारवाद तो आपको समझ में आ गया, माइंड में आ गया कि राजनीति शास्त्र ने प्रकृति पढ़ी थी, जिसके अंदर कौन सी प्रकृति थी? वो वैज्ञानिक। कौन सी थी? और विज्ञान में यह माना जाता है कि जहां पर मूल्यों को हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं, मूल्यों को नहीं महत्व देते हैं। किसकी बात करते हैं? तर्क की, नियम की, फैक्ट्स की, तथ्य की। किसकी? फैक्ट्स। किसकी बात करते हैं? तथ्य, फैक्ट्स की। किसकी? रूल्स की। रूल्स मतलब कैसा रूल? जो सभी पर एक समान अप्लाई हो। यदि ये गिरेगा तो आप कोई भी ऊपर से नीचे गिराएंगे वस्तु तो सबकी, कोई भी वस्तु होगी सब गिरेगी नीचे। ऐसा नहीं है कि केवल मेरी वस्तु ही गिर रही है ऊपर से नीचे, सब पर एक जैसा नियम लागू होता है। तथ्य उसी को हम कहते हैं, ये क्या है? थ्योरी बन जाती है। जहां पर क्या होता है? उसका ऑब्जर्वेशन के आधार पर। किसके आधार पर? निरीक्षण, प्रैक्टिकल व्यवहार के आधार पे हम देखते हैं कि यदि कोई चीज क्या हो रहा है, स्विच ऑन किया, लाइट जल गई। कोई भी आप कहीं स्विच ऑन करेंगे, यदि वो एक जैसा ये लगा हुआ है आपका, तो सभी जगह लाइट ऑन होगी। क्लियर है? तो क्या हुआ? ऑब्जर्व के आधार पे। फिर वेरिफिकेशन, वेरीफाई करते हो, वेरीफाई करते हो ना। वेरिफिकेशन क्या होता है? चेक करते हो बार बार। चेक करने के बाद एक जैसा रिजल्ट आया तो क्या होगा? वो साइंस वाला है चीज है। एक बार बार रिजल्ट किया आपने, कोई भी आपने केमिकल रिएक्शन की, वेरीफाई किया और एक रिजल्ट आया, फिर हमने क्या बना दिया उसको कि ये वैज्ञानिक है। ये चीज क्या है? वैज्ञानिक है, क्योंकि इसका एक ही रिजल्ट, एक ही आउटकम निकलता है। जैसे आपने क्या किया, वहां से कोई वस्तु गिराया और क्या किया? वेरीफाई किया कि हाँ इसकी भी वस्तु ये भी गिर रही है, और वहां से कोई वस्तु गिराई जा रही है ऊपर से तो वो भी गिर रही है। तो वेरिफिकेशन से एक रिजल्ट आ रहा है, ऑब्जर्वेशन से आ रहा है, मापने पर भी। क्या? मापने पर। माप साइंस में क्या होती? मापा इकाई होती थी ना, मेजरेबल यूनिट सबकी। तो उससे क्या होता था कि हम माप सकते हैं। सुन रहा है? कैसे? साइंस, राजनीति विज्ञान में समझेंगे। किसमें? पॉलिटिकल साइंस में। कैसे? हमने ये माप लिया, क्या किया कि जब भी सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो मानव के हित का के लिए दिक्कत होती है, मानव का हित जिसमें नहीं होता है। एक एग्जांपल मैं देता हूं जैसे जिसमें आपको लगेगा जिसमें मानव का हित नहीं था। सरकार ने कह दिया कि किसी को भी जो भी विरोध करेगा सरकार का, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रॉलेट एक्ट अंग्रेजों के समय बना था 1919 में। तो क्या हुआ? उसका विरोध हुआ, सत्याग्रह आंदोलन हुआ। तो क्या हुआ? जब भी ऐसा कानून जहां पर लोगों के अनहित में होगा तो लोग क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे। तो क्या किया गया? एक मीजर किया गया कि जब भी कोई चीज उसके प्रॉब्लम करेगी ह्यूमन को, लोग क्या करेंगे? विरोध करेंगे। तो क्या किया उन्होंने? साइंटिफिक आधार कि मीजर कर रहे हैं पॉलिसी को, उनके नियम कानून को मीजर कर सकते हैं। सरकार पोल कराती है ना, फीडबैक लेती है ना, सर्वे कराती है कि अच्छा ये पॉलिसी, सर्वे करने लोग आते हैं और लोग पूछते हैं कि अच्छा बताओ कि आयुष्मान योजना से आपको क्या फायदा हुआ, ये कितना फायदा हुआ? वो कहते हैं भैया हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्या देंगे? जैसे मान लो 5 है, ए बी सी डी ई। ए का मतलब जिसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ 100%। कितना? कोई कह देगा थोड़ा बहुत फायदा हुआ है, मतलब उसको 50% मान लेते हैं फायदा हुआ। तो क्या कर रहे हैं? माप रहे हैं ना, उसको मापा जा रहा है ना पॉलिसी को, कितनी फायदेमंद हुई। फिर लास्ट में रिजल्ट आता है कि केवल आयुष्मान योजना कितने % सफल हुई? 75%। कितनी फीसदी? माप लिया गया ना। तो क्या हो गया? ये साइंटिफिक क्या हो गया? क्योंकि लोगों का इसमें क्या हो रहा है? पार्टिसिपेशन भी हो रहा है, पब्लिक पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो व्यवहारवाद में क्या समझ में आ रहा है? जहां पर ऐसे नियम कानून राज्य में बनाए जा रहे हों जिसमें क्या हो? ऑब्जर्वेशन हो, निरीक्षण हो, वेरिफिकेशन हो, मापन भी हो, साथ साथ क्या हो? उसमें तकनीकी भी जुड़ी हो, और प्योरली शुद्ध रूप से क्या हो? वैज्ञानिक हो। क्या हो? वैज्ञानिक। इसका जो पहले का आधार था, जो मूल्यों पर आधारित थी, जिसमें ऐतिहासिक तथ्य थे, उसकी चर्चा नहीं होती है। इसमें कहीं नहीं कहा जा रहा है कि हमें इतिहास से सीखने की जरूरत है या इतिहास के नियम कानून हमें लेने हैं।
इसमें क्या कहा जा रहा है? ऐसे कानून नियम बनाए जाएंगे जो कि पूरी तरीके से क्या होंगे? वैज्ञानिक होंगे, जिसको मापा जा सकता हो, जिसका निरीक्षण किया जा सकता हो। ठीक है ना? इसके बारे में कौन बोल रहा है? डेविड ईस्टन। कौन बोल रहा है? डेविड ईस्टन। व्यवहारवाद का जनक कौन है? डेविड ईस्टन। कौन है? देखो, जो लोग भी क्लास सुनेंगे, जो लोग क्लास सुनेंगे, ठीक है, उनसे भी मेरा यही कहना है कि लाइक आप लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसके आधार पर खुद से नोट्स बनाएंगे। ठीक है ना? जैसे मान लो आप लोग बैठे हो यहां पर, तो आप लोग देख रहे हो, सुन रहे हो, और साथ साथ में जो भी लगता है आपको कि की पॉइंट्स हैं वो आप लोग नोट भी कर सकते हो, क्योंकि क्लास खत्म हो जाएगी, फिर आप 3-4 दिन बाद ये सब भूल जाओगे। क्योंकि हमारी मेमोरी 2 टाइप की होती है, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में हम उसी चीज को याद रख पाते हैं जो अभी अभी हो रही है। आपसे मैं कह दूं कल इसी समय इतने मिनट में आप क्या कर रहे थे? इतने मिनट में ही यदि मैं कह दूं कि 7:27 में क्या कर रहे थे आप, या 7:30 में क्या कर रहे थे, शायद आप लोग में से कोई भी बता नहीं सकता कि क्या कर रहे थे हम। लेकिन कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण घटना घटी होगी इसी टाइम पर, तो आप बता दोगे कि कल सुबह सुबह मैंने देखा कि एक लड़ाई हुई थी। तो जब भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा आपके माइंड को, वो जाएगा लॉन्ग टर्म मेमोरी में। जब कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा तो जाएगा शॉर्ट टर्म मेमोरी में, और वो 3-4 दिन में आपको पूरी तरीके से खत्म कर देगा। अब आपको ये क्लियर करना है कि जो भी पढ़ा रहा हूं ना मैं, इसको शॉर्ट टर्म में रखना है कि लॉन्ग टर्म में रखना है। और वो जब भी आएगा उसको इंपैक्ट इसका देखेंगे अच्छी तरीके से कि कैसे इसको महसूस करना है। क्यों मैं बता रहा हूं कि पोल, सर्वे, ये नियम, कानून, मापना, व्यवहारवाद, किताब पढ़ते हो, किताब में समझ में नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि किताब ऐसी बनाई जाती है जिसमें केवल क्या होता है? ट्रांसलेशन हो रहा है हिंदी का, हिंदी में ट्रांसलेशन हो रहा है, उसमें कोई उदाहरण तो दिए नहीं ना समझाने के लिए। कोई ऐसी किताब बताओ, बाबा हो, पुखराज जैन हो, कोई भी किताब, कोई एक सिंगल व्यवहार जो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करा रही हो। अब बताओ, अब आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो आंसर लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? लिख पाओगे, कॉन्फिडेंस के साथ लिख पाओगे, क्योंकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि व्यवहारवाद है क्या, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही क्यों आ रहा था। क्योंकि उन लोगों ने मान लिया कि राजनीति शास्त्र का जो उद्देश्य था, उसका उद्देश्य सिद्धि नहीं हो पाई। उद्देश्य क्या था? राष्ट्र का कल्याण, समाज कल्याण, मानव कल्याण। लेकिन क्या हो गया? फेल हो गया सब। जिसके लिए जैसे मान लो कोई आया है, वो कर ही नहीं पाया तो फेल हो गया ना। अब वो अपनी कमी पर चर्चा करेगा, तो उस सब्जेक्ट की कमी पर जो चर्चा की गई वो क्या है? व्यवहारवाद है। जहां पर वैज्ञानिक आधार रखा गया वो है व्यवहारवाद है। जहां पर बात हुई कि राजनीति शास्त्र को कैसे और आधुनिक बनाया जाए, वो है व्यवहारवाद। इसके बारे में विचारक कौन कौन थे? मैंने पहले ही बोला। कौन थे? आर्थर बेंटली, चार्ल्स मैरियम, ये 2 बहुत प्रमुख विचारक थे। लेकिन जो इसके जनक कौन थे? डेविड ईस्टन। क्लियर है? नाम पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिर हम देखेंगे कि अच्छा आंसर कैसे लिखेंगे। मेरी बात क्लियर है यहां तक? यस या नो? आपने बहुत सारी क्लास पढ़ी होंगी अपने उसमें, ठीक है ना? आपको लिखा देते होंगे, थोड़ा बहुत समझा भी देते होंगे, आई एम नॉट सेइंग, बट क्लैरिटी और यदि हो जाए तो क्या जाता है हमारा। मेरी बात क्लियर है? ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है। हाँ 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 हाँ, जब भी हम परंपरागत वाले में लिखेंगे, जैसे हम क्वेश्चन आ गया परंपरागत उपागम का आलोचनात्मक करिए, तो परंपरागत वाले में क्या कमी रही है? क्योंकि उसमें वैज्ञानिक नहीं है, तो परंपरा वाले में यही क्या हो जाएगा? आलोचना। इन्हीं चीजों क्या कर देंगे? आलोचना में। परंपरागत क्या होता है? उसमें साइंटिफिक बेस होता है क्या? उसमें कमी रहती है, होता भी होगा लेकिन कमी रहती होगी। अब परंपरागत उपागम आया तो परंपरागत उपागम तो लिखोगे भाई, हिस्टोरिकल फिलॉसफी, लेकिन उसका आलोचनात्मक आएगा तो आलोचना यही हो जाएगी ना कि कहीं ना कहीं ये चीज नहीं थी, ये मिसिंग थी, तो वो क्या हो जाएगा? आलोचना। क्लियर है? समझ में आ रहा है? पक्का? आगे देखें हम लोग। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया ABCD मापन वाला। क्यों मैं एग्जांपल समझा रहा हूं कि आप सोचोगे कि राजनीति शास्त्र में कहां से माप लेंगे भाई?
लेकिन हो सकता है कोई चीज आई है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई कारण होगा, अवश्य होगा। एक क्वेश्चन एक ही यूनिट प्रिपेयर करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक ही क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, उसके अंदर 5-6 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि प्रकृति में विज्ञान है तो विज्ञान है तो वह व्यवहारवाद है, प्रकृति में कला है तो वो क्या है, परंपरागत उपागम है। यदि जो भी पूछेगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है, यस या नो? ठीक, तो ये हमने कॉन्सेप्ट देख लिया। फिर हमने देख लिया कि ये डेविड स्टन क्या, व्यवहारवाद का जनक, ये कहां पर चर्चा हो रही थी? अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, APSA, ठीक है ना, डेविड ईस्टन। ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको, देखेंगे और समझेंगे अच्छी तरीके से। अब मान लो मुझे व्यवहारवाद पर, अब मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको, अब मुझे एक आंसर लिखना है व्यवहारवाद का। लिखेंगे उस आंसर, लिखिए अब, चल देखो 5 पेज का आंसर लिखना अपने को। कितने पेज का? 5 पेज का आंसर लिखना है। अब देखो कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन यही है, कौन सा लेना है क्वेश्चन आप बताओ, परंपरागत वाला ले लिया जाए कि व्यवहारवाद वाला ले लिया जाए? ठीक है, परंपरागत उपागमों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन लिया, ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? अस्मित, है ना, अस्मित ना, अस्मित। जैसे अस्मित जी ने कहा कि परंपरागत उपागम, ये कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना होगा 5 पेज में। देखेंगे तो राजनीति शास्त्र के बारे में पहले तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक, पहला क्या होना चाहिए हमारा, इंट्रो। इंट्रो कितना होना चाहिए? हाफ पेज का, हाफ पेज 1 पेज। फिर हमारा दूसरा होना चाहिए इंट्रो के बाद जहां पर वो चर्चा कर सके, वो क्या होगी, बॉडी क्या होगी। तीसरा क्या होगा, कंक्लूजन, ठीक है। अब देखो, तो पहले सबसे पहले लिखेंगे कि राजनीति शास्त्र क्या है, थोड़ा बता दो, कोई विचारक आपको याद आता हो, जिसको भी आपने प्रिपेयर किया हो, ठीक है ना, कि राजनीति शास्त्र क्या है। तो आपने कह दिया कि राजनीति शास्त्र क्या है, बताओ। राजनीति शास्त्र एक ऐसी अवधारणा है जिसमें हम क्या करते हैं, राज्य और उसके जो लोग हैं, उसके अंदर के लोग हैं, उनके क्या कर रहे हैं, उसके अंतर संबंध के बारे में क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, वो क्या है, राजनीति शास्त्र। राज्य और लोगों के ही तो अंतर संबंध होता है, लोग कैसे राज से डिमांड करेंगे, राज कैसे उस लोगों की डिमांड को फुलफिल करेगा, यही तो होता है अंतर संबंध राज्य और उसके लोगों के। सिंपल सा आपने लिख दिया कि इस विचारक ने कहा है। अब करेंगे कि उसके परंपरागत उपागम, इंट्रोडक्शन में ही बात कर रहे हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा, एक मिनट, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हमने, पहले डेफिनेशन लिख दी, क्या, किसी चीज की डेफिनेशन। स्टार्ट कैसे करेंगे, देखो इंट्रो का सबसे अच्छा स्टार्टिंग क्या होता है कि किसी कोट से स्टार्ट कर दो, कोई भी कोट, कोट मतलब जानते हो ना, किसी भी फेमस जो विचारक है उसका स्टेटमेंट लिख दो, वहां से स्टार्ट करो। जैसे मैंने बोल दिया कि राजनीति शास्त्र का संबंध, ये एक ऐसी उदाहरण है जिसका संबंध राज्य और उसके लोगों के अंतर संबंध से है, ठीक है ना, क्लियर है। अंतर संबंध मतलब दोनों का संबंध, मैं कैसे डिमांड करूंगा राज से, राज मेरी डिमांड कैसे पूरी करेगा, मैं राज के प्रति कैसे कर्तव्य को रखूंगा, राज मुझे कैसे अधिकार देगा, क्लियर है। हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, राज भी कुछ हमें अधिकार देता है, क्लियर। तो अंतर संबंधी तो होता है ना, बहुत क्लियर कट होना चाहिए। लोग सोचते हैं 3 साल निकल जाते हैं, 5 साल निकल जाएंगे, लेकिन लोगों को पता नहीं होता, और खुद सब्जेक्ट होगा लेकिन उसके बाद वो डिफिनेशन नहीं बता पाएंगे कि राजनीति शास्त्र है क्या। हमें क्यों इतना कॉम्प्लेक्स होना, जब हम देख रहे हैं, खुद से महसूस करा रहा है ना मैंने अभी, कि लोग और राज यही दो तो होते हैं, इसके अलावा कुछ होता है क्या, बताओ। सिटीजन, नागरिक और राज्य, नागरिक कुछ अपेक्षा करते हैं, राज उसको पूरी करता है, राज भी कुछ अपेक्षा करता है कि नागरिक ऐसा काम करें। यदि राज ने कह दिया कि 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा तो नहीं बजेगा, यदि रूल्स का उल्लंघन हुआ तो पनिशमेंट, क्लियर। कोई कुछ बहुत ज्यादा
लेकिन आपने इतनी क्लास पढ़ी होंगी, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ऐसे ऐसे टीचर हैं जिन्होंने केवल क्या पढ़ी है, बुक्स पढ़ी हैं, और बुक्स का अर्थ नहीं बता पाते। वो बता देंगे हाँ ये डिफिनेशन रट लो। क्यों रटें? हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। जब हम समाज में आए, लोगों के सामने आए, तो हम उस सब्जेक्ट की हमें इतनी क्लैरिटी हो कि हम बता सकें, लिख सकें। मेरी बात क्लियर है? तो अब डिफिनेशन स्टार्ट कर लोगे, कैसे भी खुद से कॉन्फिडेंस रहेगा। उसके बाद आप बताओगे कि राजनीति शास्त्र में क्या है, कई सारे क्या है, कई विभिन्न उपागम है, जिसमें से एक उपागम है परंपरागत उपागम। ठीक है ना? जिसमें परंपरागत उपागम में क्या क्या होता है? ऐतिहासिक, क्या होता है? ऐतिहासिक, दार्शनिक भी बोल सकते हो, दार्शनिक होगा, ऐतिहासिक होगा, और विधि, क्या विधि या समाजशास्त्र वाला अप्रोच। आपने इतना इंट्रो में लिख दिया। डिफिनीशन, फिर विभिन्न उपागम, जिसमें से एक उपागम क्या, परंपरागत, और उसके अंदर ये चीजें हैं। क्लियर है? यस या नो? इंट्रो हो गया। डिफिनीशन के साथ आपने थोड़ा सा क्लैरिटी दे दी कि परंपरागत उपागम ये होता है, इसके अंदर ये होता है। इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो गया ना? यस या नो? मैं पूरा क्यों नहीं लिख रहा हूं बताओ? एक एक लाइन लिखूंगा तो बहुत टाइम जाएगा ना, फिर मैराथन क्लास फिर चली जाएगी 24 घंटे क्लास। समझ आ रहा है ना? तो बस समझा रहा हूं, फिर आप वीडियो मिल जाएगा तो उसको एक दो बार और देख लेंगे और फिर इसका खुद से शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसी क्लास लग रही है क्या कि हमें कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा हो? ऐसा लग नहीं रहा होगा आपको। क्यों? क्योंकि मेरे पास ना तो कोई बुक वाला कोई आधार है ना कुछ है। कोई ऐसे देखे कि तो नहीं बता रहा ना, आपके सामने खड़े होकर के तो नया एग्जाम्पल बता रहा हूं। मेरी बात क्लियर है? क्योंकि आपको समझ में आए। जब समझ, और यही बुक में है, आप देखोगे तो। आते हैं, इंट्रोडक्शन हो गया। कैसे इंट्रोडक्शन लिखेंगे? ये किसी स्टेटमेंट के साथ, कोई डिफिनेशन के साथ, और फिर ये चीज बताएंगे। और बताता हूं, जब भी इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो स्टेटमेंट में क्या करिए, सब हेडिंग, मतलब अंडरलाइन कर दीजिए उसको। और बताता हूं, देखिए आंसर लिखते समय क्या क्या चीज हमें ध्यान देनी चाहिए। आंसर लिख रहे हो तो जैसे मान लो आपने क्या किया, कोई अक्षर आपने बड़ा कर दिया। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं आपको लिखना है अनुभव मूलक, तो आ बड़ा कर दिया थोड़ा, और फिर ना करके अनुभव, ठीक है ना, मूलक कर दिया। तो क्या होगा, एग्जामिनर अलग से पहचान जाएगा कि ये अनुभव कहना चाहता है। ठीक है ना? क्लियर? तो वो अलग से दिख जाएगा कि ये क्या है, आपका मेन पॉइंट तुम दिखाना चाहते हो, एग्जामिनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो कि ये मेरा कीवर्ड है। तो आपने लिख दिया ऐतिहासिक, तो आपने थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा ये कर दिया, और फिर नीचे से करके ऐतिहासिक अलग से दिखाई जाएगा। ऐतिहासिक अलग से दिखेगा कि नहीं दिखेगा? फिर एक तो ये हो गया, दूसरा आपने ये कर दिया अंडरलाइन, क्या कर दिया, या आपने क्या कर दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लग दिया, इस तरह करके एग्जामिनर को अलग से दिखेगा। एक कॉपी कौन सी, एक कॉपी है जिसमें बस वो लिखता चला जा रहा है, लिखता चला जा रहा है। एक कॉपी क्या है, ये कॉपी है। आप बताओ एग्जामिनर को कौन अट्रैक्ट करेगा? जो कॉपी जो खुद से अट्रैक्ट करा रहा है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है बहुत एक जैसे सिंपल कपड़े पहन के चला आ रहा है, एक बात है, तो वो कहेगा ठीक है एक जैसे ही तो है, लेकिन कोई है थोड़ा सा अलग करके आ रहा है तो वो हर चीज देखेगा। अच्छा इसके शूज तो ऐसे हैं, इसका ये ऐसा है, इसका ये ऐसा है, तो हर चीज पे वो देखेगा। जब देखेगा तो वो हर चीज पर पैरामीटर पर वो जज करेगा, उसको हर पैरामीटर पर क्या करेगा, जज करेगा, देखेगा। और एग्जामिनर क्या करता है, जज ही तो करता है। एक पैरामीटर पे जज कर रहा है, कोई 10 पैरामीटर पे आप जज करवाना चाहते हो, नंबर कहां मिलेंगे? जहां पर आप 10-10 पैरामीटर पे जज करवाओ उसे। मेरी बात क्लियर है? ये होता है माइंडसेट। कुछ लोग होंगे लिख के चले आएंगे, कुछ लोग होंगे ऐसा आंसर भी लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में भी आपको ऐसा कर सकते हो, जहां पर आप थोड़ा बड़ा करके, अंडरलाइन करके, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है ना, क्लियर? या लिखने की शैली थोड़ा ए है तो थोड़ा सा आप उसको बहुत छोटा भी कर सकते हो, ठीक है ना, या उसको फिर बड़ा कर सकते हो। तो कैसे भी आप उसको अट्रैक्ट करा सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। मेरी बात क्लियर? मैंने क्या बोला, इस क्लास का उद्देश्य क्या है? इस क्लास का उद्देश्य क्या है कि थोड़ा सा दूसरों से बेहतर हो, आपका कॉन्सेप्ट समझ में आए, और ऐसे क्वेश्चन ही प्रिपेयर करें जो एग्जाम में बार बार आते हैं, या एक ही क्वेश्चन प्रिपेयर करें जिससे कि सब प्रश्न हमारे कवर हो जाएं। क्लियर?
यस या नो? आगे आते हैं। इंट्रोडक्शन समझ आ रहा है ना? क्या प्रेजेंट, मैं सब कुछ बता रहा हूं, प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्या कंटेंट है, कंटेंट भी बताया मैंने, डिफिनेशन से स्टार्ट करो, उसके बाद ये लिखो। कंटेंट तो बताता चल रहा हूं ना, ऐसा तो है नहीं कि हवा हवाई बातें ही कर रहा हूं, बीच बीच में कंटेंट भी बता रहा हूं, प्रेजेंटेशन भी बता रहा हूं, और कॉन्सेप्ट भी है। ये तीन चीजें हैं कि नहीं है? क्लियर? आते हैं फिर से क्वेश्चन में। तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे? कौन सा क्वेश्चन था? परंपरागत उपागम। इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया? इंट्रोडक्शन हो गया ना सबको? क्लियर? इंट्रोडक्शन में क्या किया? पहले हमने राजनीतिक शास्त्र की डिफिनेशन बता दी, उस डिफिनेशन के बाद में हमने क्या कर दिया? परंपरागत उपागम होता क्या है। परंपरागत उपागम का मतलब क्या है? उन संबंध, उन विषयों से है जिससे राजनीतिक विज्ञान का क्या है? अंतर संबंध है, या राजनीतिक विज्ञान का संबंध है। ठीक है ना? किन विषयों से है? ऐतिहासिक, विधि, दर्शन, समाज, मानव विज्ञान, इन इनसे है। और यही क्या है? इसका क्या है? अप्रोच है, परंपरागत उपागम है। जब भी राजनीतिक विज्ञान का आधार ऐतिहासिक तथ्यों पर किया जाएगा तो कौन सा होगा उपागम? ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल। क्लियर? यस या नो? जब भी हम कहेंगे कि मानो अपने इतिहास की जो दोहराई गई इतिहास में जो गलतियां की है ना, यदि उससे सीख रहा है तो क्या होगा अप्रोच? ऐतिहासिक। यदि मान लो सरकार को पता है कि सरकार बिना पूछे कोई भी कानून लाएगी और यदि उसके अनहित में होगा लोगों के, तो लोग क्या करेंगे? विरोध करेंगे। यदि मान लो सरकार हिस्ट्री से नहीं सीख रही है तो क्या होगा? बार बार क्या होगा? विरोध होगा और वो कानून नियम नहीं बनेंगे, और क्या हो जाएगा? उस सरकार के खिलाफ लोग उतर आएंगे। क्या होगा? म्यांमार में या बांग्लादेश में या अदर जगह होता है, क्योंकि वो लोग लोगों की बात नहीं सुनते हैं। ये नहीं सुना जिन्होंने, ठीक है ना? कुछ जगह तो है, चलो ठीक है, वहां पर शक्ति के बल पर कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन कब तक? हर जगह तो आवाज उठती है ना, चाहे वह ईरान हो चाहे कहीं पर भी हो। मेरी बात क्लियर? यस या नो? परंपरागत समझ में आ रहा है? तो आपने इंट्रो लिख दिया अच्छी से। अब आएंगे इंट्रो में, आपने मान लो आधा पेज लिख दिया इसको, ठीक है ना, थोड़ा उसको चर्चा करते हुए। फिर आएंगे इसमें बॉडी में। किसमें आएंगे? बॉडी का मतलब होता है इंट्रो के बाद वाला पार्ट, जिसमें हमें सबसे ज्यादा चर्चा करनी है। अब इसको बताओगे अच्छी तरीके से। अब बताओगे परंपरागत उपागम, जिसके अंदर इतिहास ये है। पहला क्या उपागम है? ऐतिहासिक। क्या है? या हिस्टोरिकल। ठीक है? अब जैसे मान लो बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें इंग्लिश मीडियम के भी हों, तो इंग्लिश मीडियम वालों को पता नहीं कैसा है, उनको रहता है, ईगो रहता है अपने आप में कि हिंदी के वर्ड हम लोग सुन लेंगे, हिंदी वर्ड आ जाएंगे तो हम तो प्रिपेयर ही नहीं कर सकते। क्या बताओ, कॉन्सेप्ट वाली चीज में क्या कोई मीडियम होता है क्या? हिंदी मीडियम की इंग्लिश मीडियम? मीडियम क्या है? जस्ट काइंड ऑफ एक क्या है आपका, एक वो है कि जिससे कि आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो दूसरों से। यदि मैं कह दे रहा हूं, यदि मैं सेम चीज इंग्लिश में बोल रहा हूं और सेम चीज हिंदी में बोल रहा हूं, तो क्या कोई अंतर आएगा क्या? कॉन्सेप्ट में कोई अंतर होता है क्या? तो वो गलतफहमी नहीं रखनी है। सेम चीज आप लोग को भी कह रहा हूं, यदि इंग्लिश में समझ में आ रहा है तो इंग्लिश से ले लीजिए, हिंदी समझ में आ रहा है तो हिंदी से ले लीजिए, दोनों समझ लीजिए। तो ऐतिहासिक में आप बताओगे, ऐतिहासिक इसके अंदर कौन कौन से विचारक हैं? पहला आएगा मैकियावेली। कौन? ठीक है। फिर आप बोल दो इसमें कौन आ रहा है, जैसे आप बोल दो हीगल आ जाएगा, ठीक है ना, मैकियावेली हो गया, हीगल हो गया, सिसरो भी आ जाता है। तो ऐसे विचारक जिन्होंने बताया है कि राजनीतिक शास्त्र का जो संबंध है इतिहास से भी है, तो उनमें से प्रमुख विचारक कौन कौन रहे? मैकियावेली, हीगल और सिसरो। मैकियावेली क्या कहता है कि मानव का जो स्वभाव है वो क्या है? शुरू से क्या है? स्वार्थी है, लालची है। ठीक है? वो ये ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसने इतिहास से देखा है, इतिहास समझा है शुरू से कि जब भी कोई भी चीज होगा तो अपना स्वार्थ देखेगा। लोगों को क्या लगा कि टाइम बचना चाहिए, टाइम बचा, लोग ने सोचा क्या 2-3 घंटे पढ़ेंगे, क्लास जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ ना कुछ सेल्फ इंटरेस्ट आदमी सोचता है। मेरी बात क्लियर है? तो इतिहास से वो ले रहा है
कौन? मैकियावेली। और बता रहा है कि राज्य को ऐसे नियम बनाना चाहिए। कौन कह रहा है? मैकियावेली। कि उसको ऐसे नियम बनाना चाहिए जो उसके राज की हां राज के हित में हो और राज को क्या करे? मजबूत बनाए, राज को कमजोर ना बनाए। जहां जहां पर ऐसे नियम लिए गए जहां पर वो राज को ना देख करके केवल लोगों पर ध्यान दिया, क्या हो गया? कमजोर हो गया। कौन कह रहा है? मैकियावेली कह रहा है। तो आप बताओ कि मैकियावेली का मानना यह है, इतिहास से सीख रहा है कि राज्य को मजबूत बनाना चाहिए, कि मानव स्वभाव स्वार्थी है और मानव कभी भी बदल सकता है, मानव कभी भी राज्य को धोखा दे सकता है। क्लियर है? यस या नो? अरे हमारे इतिहास में कल छावा जिसने मूवी देखी थी, क्या है था उसमें? छावा मूवी में उसके जो भाई, जो ब्रदर इन लॉ था, ठीक है ना, उसने धोखा किया था ना, औरंगजेब की सेना के साथ मिल गया था, गणेश के नाम था, गणेश जी करके। तो क्या है इतिहास से कि भाई कोई भी बदल सकता है, कितना भी सगा संबंधी हो आपका, वो दूसरे की सेना के साथ मिल सकता है। 1757 प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, बताओ मिल गया था या नहीं मिल गया था? तो क्या है इतिहास से कि विश्वास मत करो कि सब आपके जो सेना वाले हैं आपके आसपास हैं वो आपके साथ ही खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं, आपको खुद से तैयार होना चाहिए। राज को इतना मजबूत बनाओ कि यदि कोई कहीं से मिल भी जाए तब भी राज मजबूत रहना चाहिए। कौन कह रहा है? मैकियावेली। और मैंने 2 एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाया, चाहे वो प्लासी का युद्ध हो, चाहे छावा मूवी देखी हो यदि किसी ने, तो वो रहा हो। क्लियर है? तो किससे देख रहे हैं हम लोग? इतिहास के परिप्रेक्ष्य से, कि यदि कोई व्यक्ति मिल गया तो फिर भी सेना इतनी मजबूत होनी चाहिए, राज के अन्य लोग, हमारे पास इतने साधन होना चाहिए कि वो मिल भी जाए तब भी राज मजबूत रहना चाहिए। कौन कह रहा है? मैकियावेली। क्लियर? मेरी बात क्लियर है ना? तो अब विचारक बताओ, फिर बताओ कि इतिहास का संबंध कैसे कैसे है। क्योंकि कैसे है आप बताओ, राजनीति शास्त्र का जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं, इतिहास में जो चीज घटी है, ठीक है ना, उनको अध्ययन करके बनाई जाती हैं, उनको समझ करके बनाई जाती हैं। यदि लग रहा है कोई कानून नियम जो पुराने समय बनाया गया, यदि उसका विरोध हुआ तो उसको यदि आप बनाएंगे तब उसका विरोध होगा या नहीं होगा, उसका अध्ययन किया जाता है। क्लियर है या नहीं? ये क्या है? अप्रोचेस, हिस्टोरिकल अप्रोच। किसके अंदर आ रहा है? ट्रेडिशनल। इसके अंदर क्या क्या बातें होंगी? क्लियर हो गया ना? आप दोबारा भी वीडियो देखेंगे, इसका बार बार समझेंगे और समझने के बाद जो भी आपका कंटेंट है, जो आपकी बुक है, उसको आप देखते चलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इतिहास हो गया। इसके पहले लिखना था हमें क्या? दार्शनिक अप्रोच। कौन सा? दार्शनिक या फिलोसफिकल। फिलोसफिकल में क्या होता है? जिस पर मूल्यों की बात की जाती है, वैल्यूज पर, कि ऐसा होना चाहिए। जैसे क्या किसने कहा? इसके मेन विचार कौन थे? तो समझ आ रहा है ना? जब भी चर्चा करेंगे तो विचारकों का नाम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कौन बता रहा है, आधार कौन दे रहा है? मैं कुछ भी लिख दूं? मैं तो कुछ बता सकता हूं ना। कोई भी चीज बता रहे हो, किसने बोला था? सबसे बड़ी बात आपके आंसर में क्या होना चाहिए? कौन बता रहा है कि ऐतिहासिक है? मैकियावेली बता रहा है, सिसरो बता रहा है। मैकियावेली ने कहा कि मानव स्वभाव स्वार्थी हो, कभी भी मिल सकता है, धोखा दे सकता है राज्य को, इसलिए राज्य को मजबूत होना चाहिए। राज मानव पर विश्वास नहीं करे, ठीक है ना, लोग कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए खुद पर करे, इतनी उसकी शक्ति होनी चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? तभी मैं नहीं बोल रहा हूं कि ऐतिहासिक होना चाहिए, मैकियावेली बोल रहा है। विचारक से आप स्पष्ट करोगे कि राजनीति शास्त्र का जो परंपरागत उपागम ऐतिहासिक क्यों है, क्योंकि मैकियावेली ऐसा बोल रहा है। क्लियर? तो आपके आंसर में थिंकर आने चाहिए। मैकियावेली के बारे में और कुछ भी पता हो, जैसे जो उसकी बुक है, कौन सी है? द प्रिंस, आर्ट ऑफ वॉर। यदि ये पता है तो आपका आंसर और भी अच्छा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इन बुक में वो ये कहता है, ठीक है, कि ऐसा ऐसा है, इतिहास में जो भी घटी हैं घटनाएं, उसको देख करके राज क्या डिसाइड कर रहा है कि लोगों के लिए कैसा कानून नियम बनने चाहिए। तो यही क्या है? ऐतिहासिक उपागम। मेरी बात क्लियर? इसमें
दार्शनिक कौन कह रहा है? दार्शनिक अप्रोच किसने बताया था? प्लेटो। किसने? तो मेरी बात समझ में आ रही है ना? प्लेटो आना चाहिए, अरस्तु आना चाहिए। क्लियर? यस या नो? ठीक है, क्लियर? प्लेटो, अरस्तु। मैं आज के लिए एक ही क्वेश्चन को यहां डिस्कस कर दे रहा हूं, बाकी क्वेश्चन के आंसर बता दूंगा, ठीक है ना? तो लंबी हो जाए क्लास। मैं ये बता रहा हूं कि कैसे इंट्रो होगा, कैसे बॉडी में क्या थिंकर, आधार क्या होना चाहिए आपका? विचारक। आप कुछ भी लिख के चले आओगे, नंबर नहीं मिलेंगे। आप थिंकर के साथ अपनी बात बताओगे तो नंबर मिलेंगे ही, क्योंकि आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो, ठीक है ना? अच्छा बताओ, आप कोई प्रचार करने आ जा रहा है कि ये पेन सबसे अच्छा है, कोई भी नॉर्मल। अब यही प्रचार करने सचिन तेंदुलकर आ रहा है, अमिताभ बच्चन आ रहा है, किसकी बात में दम होगा? एक नॉर्मल आदमी की बात में दम होगा? नहीं होगा ना। सचिन तेंदुलकर ने ब्रांड है, उसने नाम जीता हुआ है, सब लोग उसको जानते हैं कि उसकी अहमियत क्या है, वो कितना काम किया देश के लिए। तो यदि वो प्रचार करने आएगा तो लोग तुरंत प्रभावित होंगे, अरे सचिन तेंदुलकर ने प्रचार किया था, ये खरीदते हैं। आप कोई भी नॉर्मल चीज नहीं खरीदोगे। तो ये क्या है थिंकर कि मैकियावेली, इसके क्या है? राजनीति शास्त्र से संबंध है ना, राजनीति शास्त्र के विचारक है ना इन लोग। तो ये जब ये बात करेंगे तब हमारी बात क्या होगी? जस्टिफाई होगी। तो ये चीज मिस नहीं होना चाहिए आपके आंसर में। मेरी बात क्लियर है? यस या नो? तो इनके आधार पर बताओगे कि ये ऐसा ऐसा ऐतिहासिक है। दार्शनिक में क्या होता है? दर्शन का मतलब क्या होता है? जहां पर हम बात करते हैं कि उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, राज का स्वरूप कैसा होना चाहिए। राज, तो राज एक आदर्श राज्य होना चाहिए। किसने बोला? प्लेटो ने कहा, ठीक है ना? प्लेटो ने कहा कि मानव का जो न्याय होना चाहिए राज्य में, वो कैसे होना चाहिए? उसने बोला कि वन पीपुल, एक लोग, एक कर्तव्य, वन ड्यूटी, ठीक है ना? एक समय, ठीक है ना? मतलब एक टाइम में, है ना? वन टाइम, ठीक है ना? तो क्या कर रहा है? एक आदमी एक काम करे। यदि वो व्यक्ति करेज वाला है, साहस वाला है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे मिलिट्री वाला बनना चाहिए, आर्मी वाला बनना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर करेज है, वीर है। यदि कोई बुद्धि वाला है तो उसे क्या बनना चाहिए? दार्शनिक बनना चाहिए, जो कि राज्य को संभाल सके। यदि उसके अंदर गुण है, किसका गुण है, किसकी ड्यूटी का गुण है कि वो जो भी उत्पादन कर सकता है, तो उसे क्या बनना चाहिए? उत्पादक वर्ग बनना चाहिए। तो बोल रहा ऐसा होना चाहिए। मैं किसकी बात कर रहा हूं? चाहिए की। और जहां भी चाहिए है ना, वो क्या है? दार्शनिक। नहीं ना यार, फिलॉसफी मत दो। बड़े सिंपल लोग से कहते ना, मुझे फिलॉसफी मत बताओ। फिलॉसफी मतलब आपको वो बता रहा है कि ऐसा करना चाहिए। तो कौन बोल रहा है ये सब? प्लेटो। कौन बोल रहा है? प्लेटो, अरस्तु। कि राज्य कैसा होना चाहिए? आदर्श राज्य होना चाहिए। राज्य में न्याय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए। मेरी बात नो? अरस्तु, अरस्तु क्या बोल रहा है? कि अरस्तु क्या कह रहा है? कि बोलता है ना वो कि स्टेट इज प्रायर टू मैन। राज मानव से पहले है। राज क्या है? मानव से पहले है। वो क्यों कहता है राज मानव से पहले है? वो कहता है कि राज्य ही है जो मानव के बेहतर कल्याण के लिए काम कर रहा है। मानव का अस्तित्व किससे है? राज्य से है। जब राज्य आएगा तभी मानव के लिए सामाजिक व्यवस्थाएं बनेंगी, कानून बनेगा, जिससे मानव अपना जीवन यापन कर पाएगा। कौन कौन कराता है? राज्य। तभी क्या है? राज्य मानव से पहले है। क्योंकि यदि राज्य नहीं रहेगा तो मानव को जीवन यापन संभव नहीं हो पाएगा। राज्य ही है जो व्यवस्थाएं बनाता है, सुविधाएं प्रोवाइड कराता है, मानव के बेहतर कल्याण के लिए काम करता है। तो राज्य मानव से पहले है, या राज्य ऐसा होना चाहिए। कौन कह रहा है? अरस्तु, प्लेटो। ये कौन सा हो गया उपागम? दार्शनिक। ये कौन सा उपागम हो गया? ऐतिहासिक। अब इसी में यदि प्रगति में आ जाएगा, कला वाले में, तो ये भी सेम चीज है। व्यवहारवाद में डिस्कस कर चुका हूं, वो क्या हो गया? विज्ञान। वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? विज्ञान। मेरी बात क्लियर है? यस या नो? तीसरा हमने देख लिया अप्रोच, विधि वाला। कौन सा? इसके बारे में किसने बोला है? डायसी ने। किसने बोला है? एवी डायसी। तो यदि राज्य में कानून नियम बनाए जाएंगे,
राज के द्वारा बनाए जाएंगे, जो भी बनाए गए नियम कानून, उससे जो मानव का क्या होता है, मानव के लिए क्या किया जाता है, मानव की बेहतरी के लिए काम किया जाता है। तो वो क्या है, उसका अप्रोच क्या है, विधि सम्मत कानून से। हमारा जो संविधान बना उससे हमारे बेहतर के लिए हो ना, कर्तव्य में डिसाइड किए गए, अधिकार दिए गए कि हमारा मूल अधिकार क्या है। जब भी किसी को यदि मान लो कह दिया गया कि तुम बोल नहीं सकते हो, वो कोर्ट में जाता है कि नहीं जाता है कि मुझे बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है, मुझे तो अधिकार दिए गए हैं। किसने दिए हैं, कानून, विधि सम्मत। तो विधि वाला जहां पर होगा वो क्या होगा कि जहां पर कानून नियम से मानव क्या दिए जा रहे हैं, मानव की बेहतरी के लिए काम किए जा रहे हैं। क्लियर है, संविधान ये सब एग्जाम्पल है इसके। आज विश्व भर में कितने संविधान है, वो सब क्या किसका अप्रोच है, विधि वाला। क्या है, विधि के आधार पे कानून क्यों बनाए जा रहे हैं, क्योंकि कानून बन जाएंगे तो लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मेरे पास ये अधिकार है, मुझे इतना करना है। यदि मैं विधि अनुसार नहीं चलूंगा, कहते हैं ना, नो वन इज अबव द लॉ, कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, सब लोग को कानून को फॉलो करना होगा। वो क्या अप्रोच, कानून। कौन सा अप्रोच है, कानूनी अप्रोच है, कानूनी अवधारणा है या विधि वाली है। क्लियर, यस या नो, पक्का ना, समझ में आ रहा है, कोई ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ी बातें की जा रही हो। यह हो गया परंपरागत, और यही क्या है आपका आर्ट वाली प्रकृति है। कला में भी तो यही सब आता है ना, कला में क्या है, इतिहास से संबंध कैसे है, ऐसे है, बताओ कुछ अलग चीज है क्या। लेकिन अभी तक क्या लग रहा था, अलग अलग चीज है। पहली यूनिट कवर हो गई, प्रगति में आ गया, कला विज्ञान, व्यवहारवाद विज्ञान में आ गया। क्षेत्र क्या होता है, किसका क्षेत्र कहां कहां तक है, राजनीति का क्षेत्र कहां तक है, कहते हैं राजनीतिक शास्त्र, गार्डनर ने बोला ना कि राजनीतिक शास्त्र का आरंभ किससे है, राज से है, और अंत भी इसका किससे है, राज से है। इसका किससे, समाज का भी अध्ययन करते हैं, इसके अंदर सरकार का भी अध्ययन करते हैं। तो राज, समाज और सरकार, या राज से जुड़ी जो संस्थाएं होती हैं, स्टेट की संस्थाएं होती है ना, इलेक्शन कमीशन क्या है, राज की संस्थाएं ना, उसका भी अध्ययन करते हैं ना राजनीतिक शास्त्र में। राज्य में बनाए गए जो भी नियम है, कानून है, प्रक्रियाएं हैं, वो क्या है, राजनीतिक शास्त्र का ही क्या है, क्षेत्र है, उसका पार्ट है, स्कोप, एरिया। देखो यहां तक क्लियर है, यस या नो, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि कोई भी विचारक से ही आप बताओगे कि ये जस्टिफाई करोगे, यदि नहीं करते हो तो नंबर मिसिंग रहेंगे। मैंने क्या बोला था क्लास में स्टार्टिंग के पहले, हमारा उद्देश्य यह है कि एक नॉर्मल आंसर कोई लिख रहा है, एवरेज आंसर लिख रहा है, उसके कंपेरिजन में बेटर आंसर लिखना है। आपको यदि 40-50 मिल रहे हो मार्क्स, तो वो 60 में बदल जाएं। क्लियर, और कब बदलेंगे, जब ये चीजें होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन में आपका अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, प्रेजेंटेशन स्पेस होना चाहिए। मेरी बात क्लियर, पहली यूनिट देख लिया आपने। क्षेत्र में कोई दिक्कत है, क्षेत्र तो पता ही होता है ना कि समाज के बारे में बोल रहा होगा, कोई भी समाज के बारे में कानून बनाएंगे तो राजनीतिक शास्त्र का क्षेत्र है वो। सरकार किस तरह की सरकार है हमारी, बताओ कोई, सरकार के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, सरकारी की तो अंग है ना, 3 अंग होते हैं सरकार के, गवर्नमेंट, तो ये सब अध्ययन करते हैं। कार्यपालिका अध्ययन करते हो नहीं करते, पॉलिटिकल साइंस की जब आप किताब पढ़ते हो तो उसमें राष्ट्रपति पढ़ते हो नहीं पढ़ते, प्रधानमंत्री पढ़ते हो नहीं पढ़ते, न्यायपालिका पढ़ते हो नहीं पढ़ते। ये क्या है, क्षेत्र है। क्या है, क्षेत्र है। जो भी राजनीतिक आंदोलन होते हैं वो भी पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। प्रक्रियाएं, प्रोसेस, कैसे नियम बनेंगे, लोकसभा के नियम, लोकसभा में कैसे प्रक्रिया चलेगी, सब किससे है, राजनीति शास्त्र के है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके 2-4 विचारक के कथन है उसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा अपने आंसर में, और आप दिखाओगे। देखो आओ, बात क्लियर हो रही है ना, ऐसा तो नहीं है ना पहली यूनिट में कोई प्रॉब्लम, अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, परंपरागत हो, प्रकृति हो, क्षेत्र हो, व्यवहारवाद हो, बताओ। एक ही क्वेश्चन तो हमने प्रिपेयर किया, कॉन्फिडेंस आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, क्लैरिटी है, कंसाइज वे में बता रहा हूं, कोई दिक्कत, यस या नो। एक यूनिट को क्यों मैं इसको लंबे लेकर चल रहा हूं, क्योंकि अब आपको पता चल जाएगा इंट्रो में क्या लिखना था, बॉडी में क्या लिखना था। वो बॉडी जा रही थी ना कितने पेजों में, बताओ। ऐतिहासिक का मैं यदि चर्चा करूंगा, फिर यहां विचारक बताऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा कि हाँ इसका ये संबंध है, इसका कोई आप उदाहरण देके बताओगे तो ये आधा पेज जाएगा कि नहीं जाएगा, एक पेज बनेंगे 3-4 पेज जाएगा कि नहीं जाएगा। इसके बारे में विचारक, इसका थोड़ा आप उल्लेख कर दे रहे हो क्या है,
कि हाँ पुरानी जो घटनाएं घटी हैं उसका अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के रूप में प्लासी का युद्ध, जिसमें मीर जाफर ने क्या कर दी, गद्दारी कर दी, धोखा दे दिया। तो इसीलिए राज्य को में जो राजा है, शासक है, उसको ना विश्वास नहीं करना चाहिए। कौन बोल रहा है? मैकियावेली कह रहा है। क्लियर है? आपने दो उदाहरण लिख दिए तो एक पेज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? विचारक का नाम लिखोगे, कॉन्सेप्ट समझाओगे, प्रमुख विचारक, जैसे क्या लिखोगे? प्रमुख विचारक, और फिर आपने क्या कर दिया? अंडरलाइन कर दिया, या आपने उसको ब्रैकेट में इस तरह बंद कर दिया, या आपने प्र को ना प्रमुख करके डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया। अलग से दिखेगा? यस या नो? यस या नो? क्लियर है? समझ में आ रहा है? अलग है कि नहीं है? आप पढ़ते होंगे किताब में। आंसर लिखना, प्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है, आधार क्या होना चाहिए, मेरी बात क्लियर? देखो क्या होता है ना, मैंने पहले ही बोला है कि आप महत्व कब समझ में आता है लोगों को? शुरुआत में नहीं आता। यदि शुरुआत में बता रहा हूं मेरा महत्व लोगों को क्यों नहीं समझ में आएगा अभी? जब तक लोग उसको प्रूफ ना कर दें, क्रेडिबिलिटी नहीं हो जाएगी। एक दिन में कोई चीज तो खड़ी होती नहीं है ना। अब जैसे आप लोगों ने क्लास ली, अब दोबारा आप क्लास क्यों लोगे? क्योंकि आपको पता है कि वहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर किए जा रहे हैं, वहां पर एग्जाम्पल जो होते हैं हमारे प्रैक्टिकल होते हैं, वहां पर मुझे डेफिनेशन ही बताई जा रही है तो मुझको याद रटने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं समझ सकता हूं उसको। तभी तो आपको लगेगा ना, बुक में पढ़ते हैं कि स्कूल हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, बस आएंगे लिख के चलवा देंगे, हाँ लिखो ये, ऐसे ही तो होता है। आप बताओ? मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, क्योंकि मैं भी आपके उससे प्रोसेस से निकला हुआ हूं, ठीक है ना। बस डिफरेंस यही है कि यूनिवर्सिटी वाले फेज को मैंने अलग करके किसी अलग फेज में पढ़ाई की, ठीक है ना। डिपेंड होता है। मेरी बात क्लियर है? यस या नो? प्रमुख विचारक को आप बताओ, जब भी मैकियावेली का नाम लिखो तब मैकियावेली को दिखाओ कि मैकियावेली ये है। एग्जामिनर को खुद दिखाना होगा आपको, एग्जामिनर अपने आप से नहीं आपको देखेगा, क्योंकि उसके पास केवल एक कॉपी को चेक करने में, एक क्वेश्चन को 1 मिनट से ज्यादा नहीं देगा, 1-2 मिनट से ज्यादा। उसको इतना एक्सपीरियंस होता है कि क्या लिखा होगा, दिखाओ उसको। मेरी बात क्लियर? यहां तो समझ में आ रहा है? कोई साइंस वाली बहुत ज्यादा तो नहीं चल रहा है इसमें कि त्रिगोनोमेट्री चल रही हो, बस पढ़ाया जा रहा हो। बहुत सिंपल चीजें हैं ना, बस समझने का आइडिया है। क्लियर? क्षेत्र के बारे में क्लियर है ना? राज्य का अध्ययन, उसके अंदर जो भी अवधारणाएं हैं राज्य के अंदर की, ठीक है ना। मानव के अधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं, मूल अधिकार या स्वतंत्रता की चर्चा करते हैं। राजनीति शास्त्र के अंदर चर्चा करते हैं ना। इसका क्या क्षेत्र, क्या है? क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब क्या होता है? स्कोप। ये कहां तक इसकी बात की जा रही है, ये क्या होता है? क्षेत्र। जहां तक भी उसका संबंध होगा वो क्षेत्र होगा। जैसे नदी का क्षेत्र। देखो मैं शब्दों को अर्थ क्यों बता रहा हूं, बोलो क्यों बता रहा हूं? जब तक आपको शब्दों का अर्थ नहीं पता होगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मुझे लिखना क्या है। जितना आप किताब में रट लोगे उतना ही लिख पाओगे। यदि आपको शब्दों का अर्थ पता चल गया तो आप विश्वास मानिए कि आप उसमें जब भी एग्जाम के दौरान लिखोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या लिखना है, क्योंकि आप ऑलरेडी उसका अर्थ समझ चुके हो। जैसे नदी का क्षेत्र होता है तो नदी जहां तक बहती है, नदी के अंदर जो भी उसकी सहायक नदियां होती हैं, जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, वो सब क्या है? इसका क्षेत्र। यदि गंगा नदी है तो गंगा नदी फिर यहां नहीं दिखेगी आपको तमिलनाडु में, देखिए क्या कन्याकुमारी जा रही है गंगा नदी, नहीं है ना, वहां तो उसका संबंध नहीं। उसका संबंध कहां पर है? नॉर्थ में ही है। गंगोत्री, यूपी वाला इलाका, बिहार वाला इलाका, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल, यहीं तक है, यहां नहीं है। तो उसका मतलब है कि तमिलनाडु की नदियों से गंगा का संबंध नहीं है। क्लियर? लेकिन हां यहां तक तो संबंध है सब। तो राजनीति का भी क्षेत्र कहां तक होगा? जो भी राज्य से रिलेटेड हो, मानव से रिलेटेड हो, मानव की चाहे उसके अधिकारों की बात हो, चाहे उसके कर्तव्य की बात हो, चाहे मानव के जो आंदोलन कर रहा है उसकी बात हो, राज्य से जो मांग कर रहा है, वो सब क्या उसके क्षेत्र हैं। क्या है? जो भी संस्थाएं हैं, चाहे वो राजनीतिक संस्था हो, चाहे वो कोई भी संस्था हो, यदि उसमें राज्य जोड़ रहा है तो क्या है? वो राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है। क्लियर? अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, वहां पर हमारे राज्य भारत प्रेजेंट कर रहा है, वो भी क्या है? राजनीतिक शास्त्र का
क्षेत्र है। यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, विश्व व्यापार संगठन, सब क्या है? राजनीति शास्त्र का क्षेत्र है, संस्थाएं। मेरी बात क्लियर हो रही है? आंदोलन, प्रक्रियाएं जो भी हैं, ये सब उसका क्षेत्र है। लिख पाओगे? कोई दिक्कत? देखो, यदि मैं आंसर को लिखूंगा एक आंसर को तो आधा एक घंटा जाएगा। यदि मैंने इसी में आपको मैंने 6 से 7 क्वेश्चन टाइप बता दिए, 5-6 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, नहीं होते? 4-5 टाइप के। व्यवहारवाद, परंपरागत उपागम, प्रगति क्या है, या उसके बाद क्षेत्र आ जाएगा, वो चौथा क्वेश्चन। राजनीति शास्त्र क्या है बताओ, है कि नहीं है? यस या नो? क्लियर है? पहली यूनिट हो जाएगी। देखो फिर बताता हूं, मैं बार बार क्यों बता रहा हूं, क्योंकि 2 महीने बाद केवल आपको 5 आंसर ही लिखने हैं। कितने आंसर लिखने हैं? केवल 5। और 5 आंसर को बार बार आपको प्रिपेयर करना है 2 महीनों में। और एक यूनिट को मैं इसलिए अच्छे से बता रहा हूं कि बाकी यूनिट भी उसी से रिलेटेड है। कॉन्सेप्ट तो वही होगा ना, कंटेंट अलग होगा। कंटेंट मतलब क्या होता है? कंटेंट का मतलब होता है कि हमारी उसमें बातें क्या होंगी ना, उसमें क्या क्या कोट्स होंगे, स्टेटमेंट्स क्या होंगे, यही सब होता है कंटेंट। बट एक मेथड होता है, विधि, प्रोसेस आपको पता चल गया कि ऐसे लिखना है, ऐसे काम करना है, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, चलो ठीक है ऐसा लिखना है। बहुत लोग तो सोचते हैं ना कि 5 पेज कैसे लिखेंगे, मुश्किल से 2 पेज नहीं लिखा जा रहा इस तरह क्वेश्चनों में, 1 पेज लिख दे बहुत बड़ी बात है, याद नहीं हो रहा भाई, यही बोलते हैं ना। देखेंगे कोई भी क्वेश्चन है क्या है ये पहले बताएंगे, ठीक है? उसके अंदर का इंट्रो में पहले मैं बोला ना क्या है, तो राजनीति शास्त्र आपने क्या है चर्चा कर दी। परंपरागत उपागम क्या है कि ऐसे अवधारणा है जिसमें ये चीजें हैं, इंट्रो हमने ये किया था। फिर बॉडी में उस क्या है कि अंदर क्या क्या है, परंपरागत उपागम ये है, इतिहास के अंदर क्या क्या है, इतिहास के अंदर ऐतिहासिक घटनाएं होंगी, इंसिडेंट्स होंगे, या इतिहास संबंध उसके क्या होंगे, लिटरेचर्स होंगी, बुक्स होंगी। ऐतिहासिक बुक में इसका वर्णन है, घटना होती है, कोई घटना, ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक किताबें होती हैं। क्या है कि अंदर क्या क्या है। परंपरागत उपागम में इतिहास पढ़ा, दार्शनिक पढ़ा, दार्शनिक में क्या क्या था, दर्शन में हमने बताया कि राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य में न्याय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो मैंने बोला कि प्लेटो ने ऐसी बोला, इस तरह की न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। क्लियर? फिर हमने क्या बात की थी, इनको जस्टिफाई कौन कर रहे हैं, इनके विचारक भी आने चाहिए। यदि विचारक मिसिंग है तो नंबर मिसिंग है। फिर विचारक के साथ साथ इनकी हमें बुक पता है। यदि मैंने कहा था ना कि मैकियावेली है, तो मैकियावेली हमें बुक पता है, द प्रिंस, आर्ट ऑफ वॉर, प्लेटो की बुक यदि आपको पता है, रिपब्लिक, तो नंबर और भी मिलेंगे। क्लियर है? तो थिंकर का नाम से जस्टिफाई करना है, बिना अपने आप नहीं लिख देना है कुछ भी, किसी चीज का आधार होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? यस या नो? कोई बात क्लियर? सब बात क्लियर है ना? आधार, तभी नंबर मिलेगा। और विचारक कैसे आधार करेगा? अपनी बुक्स से। किससे? बुक्स। तो बुक्स पता हो तो अच्छी बात है, उसका स्टेटमेंट पता हो तो और अच्छी बात है, और उसी को आपको फिर उदाहरण के माध्यम से समझा दोगे व्यवहार वाले, तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि आप उसको कॉन्सेप्ट वाइज में बता रहे हो। उदाहरण जब भी लिखोगे तो आपको ब्लैक में करके लिखो उदाहरण, ठीक है ना? अंडरलाइन स्टेटमेंट। बॉडी क्लियर हो गई? कंक्लूजन कैसे लिखते हैं कोई भी आंसर का? तो आप बोलोगे अंततः, क्या बोलोगे? अंततः निष्कर्षता, कि राजनीतिक विज्ञान की जो प्रगति है वो कलात्मक है, जिसको इन विचारकों ने जस्टिफाई किया, जिसमें आया मैकियावेली, प्लेटो, अरस्तु, इन्होंने मूल्यों पर चर्चा की। लेकिन वहीं दूसरी ओर राजनीतिक शास्त्र की प्रगति विज्ञान भी रही, जिसकी चर्चा, जिसके बारे में किसने कहा है? डेविड ईस्टन ने, ठीक है ना? क्लियर? और इसमें माना गया कि राजनीतिक शास्त्र की जो प्रगति है वो प्योरली, पूरी तरीके से क्या है? वैज्ञानिक है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक शास्त्र की प्रगति कलात्मक भी है और वैज्ञानात्मक भी है, या विज्ञान की भी है। क्लियर? तो निष्कर्ष में आपने बता दिया दोनों बात, दोनों के जो थिंकर हैं उनकी बात को लेकर के जस्टिफाई कर दिया कि ऐसी इसकी प्रगति है। क्लियर? पहली यूनिट कंप्लीट है। बताओ, अब इसी में 2 टाइप 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अब लिख के आओगे, भेजोगे। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? एक भी टाइप का, किसी भी प्रकार का?
कोई डाउट है क्या? आप बताओ, अलग अलग थे ना क्वेश्चन, शुरू में लग रहा था ना कि बताओ एक यूनिट में हम लोग क्या क्या करेंगे, लेकिन मैंने क्या यूनिट है, एक ही क्वेश्चन यही सब है। परिवार में यदि आपने परिवार के बारे में सब जानते हो तो आपको छोटे भाई के बारे में आपको अलग से पढ़ने की जरूरत, क्योंकि परिवार के अंदर ही हमने छोटे भाई की चर्चा कर ली है, उसका इंट्रोडक्शन दे दिया है कि ये मेरा छोटा भाई है, इसका नाम ये है, ये इतने में पढ़ता है, इसकी ये आदतें हैं, ये चीज क्लियर। तो आपको छोटा भाई है, फिर परिवार अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक में पढ़ लो सब हो जाएगा। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है। तो बोरिंग लग रहा है? नींद आ रही है? पक्का ना? लग रहा है थोड़ा थोड़ा ना? सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जल्दी से कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कोई चारा नहीं है ना, क्योंकि आप देखिए यूनिट सेकंड क्या है, देखो जल्दी आओ। हाँ, एक काम कर सकते हैं हम लोग, यदि 2 मिनट का ब्रेक लेना हो ले लेते हैं, ठीक है? 2 मिनट ब्रेक सही रहेगा? कितने लोग एग्री हैं 2 मिनट के ब्रेक के लिए? ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि मैराथन क्लास होगी तो सभी यूनिट करेंगे, और सर ने लिखा था जब तक कंप्लीट रेडी हो। अरे 2 महीने तक फिर देखते रहना क्लास, इसको एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा सब। हाँ, बनना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है ना? तो मैंने अब जो कंटेंट बताया जाएगा केवल कंटेंट होगा। अब मैंने बता दिया प्रेजेंटेशन कैसे करना है, इंट्रो में क्या होना चाहिए विचारक से, अंडरलाइन कैसे करना है। अब केवल किसकी बात होगी? क्वेश्चन हम लेंगे 3-4 क्वेश्चन, कैसे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ही प्रिपेयर करने हैं उसमें, और बाकी हो जाएगा। ठीक है, टेक 2 मिनट्स, ठीक है ना? 2 मिनट ब्रेक ले लो, पानी पी लो, ठीक है ना? ठीक है। आप सेकेंडरी के हो?